हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीडीएफ स्टडी में। तो चलिए आज हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये 20 गुने 4 एनालिसिस पर आधारित है, यानी आपको बहुत ही टॉप क्लास का एनालिसिस मिलेगा कम समय में। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन ए वानिकी, बी विनिर्माण, सी विपणन और डी कृषि। तो ये जो वानिकी है, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र से निर्भर करता है वानिकी। और विनिर्माण ये तो सेकेंड क्रियाकलाप है। और विपणन जो है सेवा क्षेत्र, यही टर्शियरी में आता है। ये तो इसीलिए सही आंसर होगा विपणन। और कृषि प्राथमिक क्षेत्र का है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया? तो यूएसए, फ्रांस, भारत, जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए में जॉर्जिया प्रांत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट लागू किया गया था। और यहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक अर्थशास्त्री थे, पीटर एवं थियर, यही ऐसा ही नाम था। और इन्हीं को शून्य आधारित बजट को जनक माना जाता है। जॉर्जिया प्रांत से स्टार्ट हुआ था। और भारत में 1977-78 में निजी कंपनी द्वारा ये शून्य आधारित बजट प्राप्त किया गया था। निजी कंपनी एक बिस्किट का था, एक और कुछ था। तो चलिए देखते हैं और इसे भी जान लेते हैं कि ये शून्य आधारित बजट क्या है। तो ये शून्य आधारित बजट प्रणाली वह बजट प्रणाली होती है जिसे अगले वर्ष का अनुमान पिछले वर्ष के आंकड़ा के आधार पर न लगाकर बिल्कुल नए सिरे से लगाया जाता है, उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। तो यह निष्पादन बजट का अवधारणा भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक गठन हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हूवर आयोग, और इसी के रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था हूवर आयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गठन हुआ था हूवर आयोग। और भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग नाम का एक गठन हुआ था। उसी के सिफारिश के आधार पर भारत में निष्पादन बजट का अवधारणा ली गई। और अमेरिका में हूवर आयोग के सिफारिश पर। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किया गया? तो ये 2003 में पारित किया गया है। इसे FRBM एक्ट भी कहते हैं, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। FRBM एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक मैनेजमेंट। ये 2003 में पारित हुआ, लेकिन 2004 में प्रभावी हुआ था यही राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट कर, बिक्री कर, आय कर, सेवा कर, उत्पाद कर और सेवा कर। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड यानी DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड, DTC ये आयकर को माना जाता है, यानी आयकर से आयकर से ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग, ये आंसर मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप लोग इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी, सभा को कौन संबोधित कर रहा था?
जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी वह सभा को कौन संबोधित कर रहा था? सैफुद्दीन की चालू, मेघराज, हंसराज, जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग जो चल रहा था उसमें हंसराज एक सिख थे, वही उन सभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ऐसे तो शॉर्टकट में स्वराज पार्टी बोल देते हैं, इसका पूरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर के पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए नेता कौन थे? तो शहीद भगत सिंह थे, डॉक्टर सत्यपाल थे, लाला लाजपत राय थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे। कौन थे बताइए आप लोग? जो साइमन कमीशन के विरोध में के दौरान प्रदर्शन हुआ था उसमें घायल हुए नेता कौन थे जो कि कुछ पल के बाद दम तोड़ दिए थे? तो 18 अक्टूबर को ये घटना हुई थी 1928 में। इसमें लाला लाजपत राय जी जख्मी हो गए थे और अपने प्राण गंवा दिए थे। और इन्हीं का एक महत्वपूर्ण कथन क्या है आप लोग बताइए? और इसी घटना का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को डीएसपी सांड्रस की हत्या की ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इन्होंने कर दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लखनऊ, लाहौर, कानपुर, दिल्ली। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही आंसर बताइएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये कानपुर में 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर में 1929 में। और इनकी स्थापना कौन कौन किया था ये भी बता दीजिए। तो इनकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिंद्र सहनाल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, यही सब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। चलिए 11वां प्रश्न, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क किस क्रांतिकारी से संबंधित है? इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क किस क्रांतिकारी से संबंधित है? तो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क संबंधित है चंद्रशेखर आज़ाद। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी अलास्का का है, हवाई का, इटली का या जापान का? तो मोनोलोवा सक्रिय ज्वालामुखी एक हवाई का है ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न है, लैकोलिथ और पेट्रोल ईंध के निर्माण का संबंध किससे है? लैकोलिथ और पेट्रोल ईंध के निर्माण का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यह ज्वालामुखी से है। लैकोलिथ और पेट्रोल ईंध, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान यही लैकोलिथ और पेट्रोल ईंध का निर्माण होता है और बहुत से इसमें फेकोलिथ भी चट्टान बनती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए, तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, एनियोमीटर, फेदोमीटर या लैक्टोमीटर? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं और लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व नापते हैं और एनियोमीटर वायु की गति को नापते हैं एनियोमीटर से। चलिए, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर आया कहाँ पर? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर आया कहाँ पर, यानी कहाँ पर आता है? ये मिस टाइप हुआ है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पर आता है? तो विषुवत रेखा पर आता है।
ये विषुवत रेखा जो होती है इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ यहीं पर आता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल। और पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को वायुमंडल, जल के समूह को जलमंडल, जलमंडल जलकरण, ये जलमंडल यहाँ है। और चलिए नॉन ऑफ दीज मार देते हैं ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? यानी निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल, देवके गौड़ा, चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के सदस्य चंद्रशेखर थे और राज्यसभा के डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल और देवगौड़ा और एक और इंदिरा गांधी जी थे। यानी अभी तक 4 गो व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से चुनकर आए हैं। चलिए अगला प्रश्न, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित कब किया गया? समाजवादी तो 41वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया समाजवादी शब्द संविधान के प्रस्तावना में। अभी तक एक ही बार हुआ है संविधान का संशोधन प्रस्तावना में, जो कि 1976 में हुआ था। और 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसी में जोड़ा गया था। किस वाद में, यहाँ पर रात नहीं वाद होगा, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? तो यूनियन ऑफ इंडिया वाद, वाराणसी दासवाद, केशवानंद भारतीवाद या बेरूबारी यूनियनवाद। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये 1960 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक केस आया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर से इसे संविधान का भाग मान लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो यह अनुच्छेद है 143 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। और यह कन्नडा से लिया गया है परामर्श से संबंधित प्रमाण। तो चलिए आज का सेशन ख़त्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो, एक भी प्रश्न अगर आपको दिल को लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और ऐसे वीडियो हमेशा बनाता रहूं। तो चलिए एक और क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसका भी आंसर बताते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर बिक्री कर होगा। और आय कर, संपत्ति कर, संपदा शुल्क, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। तो आप लोग भी आंसर बता दिए होंगे। चलिए समाप्त करते हैं।